Okay, question number 31, final account of companies. Following is the balance sheet of R Limited as on 31st March 2017. Stock opening stock है, opening stock जाएगा change in inventories, purchases and sales. Purchase recorded directly to the purchases and sales is your income, revenue from operation. Wages हमारे employee के expenses है, तो वो जाएंगे employee benefit expenses में, right? पूरा वहाँ पे लिखा जाएगा. उसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट में इनकम भी है और एक्सपेंसेस भी है. तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट में लिखा है मतलब वो एक्सपेंसेस है, और वही डिस्काउंट का अमाउंट अगर क्रेडिट में लिखा है तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम है. बराबर है. तो डिस्काउंट जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है, अभी देखो एक्सपेंसेस जाएगा अदर एक्सपेंसेस में और इनकम जाएगा अदर इनकम, राइट? सेल्स को छोड़ के बाकी के जितने भी इनकम्स है ना उनके लिए एक ही जगह होती है, दैट इज ऑल दैट रिकॉर्डेड टू द अदर इनकम. सारे के सारे अदर इनकम में जाएंगे. उसके बाद सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखो. देन रेंट जाएगा अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अगेन अदर एक्सपेंसेस. सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट का मीनिंग क्या होगा? जनरल एक्सपेंसेस है ना, हाँ, जनरल एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में जाएगा. सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट का मतलब होता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस. सरप्लस मतलब P&L ना, तो वो पॉइंट जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस. लिखो वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस. उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड पेड करेंगे तो वो प्रॉफिट में से माइनस होता है, वो रिजर्व में से P&L में से माइनस करेंगे, तो लिखो वहां पे लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. कैपिटल 1000 शेयर ऑफ 10 ईच है, तो कैपिटल जाएगा शेयर कैपिटल. डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल, मशीनरी फिक्स एसेट्स टैंजिबल, कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रिजर्व फंड मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, एंड बैड डेट्स अदर एक्सपेंसेस. बैड डेट जाएगा अदर एक्सपेंसेस में. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आफ्टर टेकिंग इनटू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें तुम लोगों को बैलेंस शीट एंड P&L दोनों प्रिपेयर करना है. इसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया ना, तो पहले ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का था, सीक्वेंस यही होना चाहिए, बैलेंस शीट एज वेल एज व्हाट P&L एंड देन ऑल नोट टू अकाउंट. यहाँ पे जितने भी वर्डिंग्स है ना उसका सबका हर एक हेड का नोट टू अकाउंट बनेगा, तो वी हैव टू प्रिपेयर अ नोट टू अकाउंट आल्सो. क्लियर हो रहा है? अच्छा ठीक है. अभी एडजस्टमेंट से तो कितने इफेक्ट जाने चाहिए? 2 इफेक्ट्स ओनली. स्टॉक है तो ऑब्वियसली दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट. फर्स्ट वन इज अ चेंज इन इन्वेंटरी एंड सेकंड वन इन्वेंटरीज. बैलेंस शीट के एसेट्स में इन्वेंटरीज. Purchase include 500 purchase of machinery from 1/10/2016. Purchases में 500 machinery का purchase के बाद include है. तो अगर machinery purchase किया तो assets में रिकॉर्ड होना चाहिए, बट उन्होंने किस में ऐड कर दिया? Purchases में ऐड किया. तो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम purchase. तो ऊपर जाके purchase को टिक करो क्योंकि purchase के ऊपर एडजस्टमेंट है. करो टिक किया. ओके तो पहला इफेक्ट क्या होना चाहिए? लेस फ्रॉम परचेसेस. ये पॉइंट समझा. दूसरा इफेक्ट अगेन इट इज अ परचेस ऑफ मशीनरी ना, देन इट इज अ ऐड इन अ व्हाट? मशीनरी. इसको हम लोग मशीनरी में ऐड करेंगे, तो लिखो मशीनरी को भी टिक करो. ऐड इन मशीनरी. फिक्स्ड एसेट्स. यस, फिक्स एसेट्स के मशीनरी में ऐड हो जाएगा. समझा. और तुमने डेट भी दिया है कि मशीनरी इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2016. तो अगर आगे जाके एडजस्टमेंट्स रहेगा तो हम लोगों को फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन ऑन 500 ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर को परचेस किया ना. तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो जितना भी अक्टूबर को परचेस किया 500 का मशीनरी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए ही आएगा. नेक्स्ट वन. On 31st March 2017, goods worth 3,000 were sold to the customer. Customer को 3,000 का goods sold किया and he had taken away the goods, but no entry has been made. मतलब हम लोगों ने sell तो किया but entry नहीं किया, तो इसको बोलते हैं unrecorded sales. Unrecorded sales का first effect add in sales and second effect add in debtors. लिखो add in sales, add in debtors. Okay. Point number D. Proposed dividend 10%, final dividend excluding interim dividend already paid. Interim dividend हम लोगों ने already paid किया है, वो इसमें include नहीं है. और proposed dividend हम लोगों ने paid किया 10% का, ये final dividend है. According to rule and according to amendments, कुछ amendment पहले actual में ये record किया जाता था, पर अभी according to amendments proposed dividend हम लोग कहीं पे भी record नहीं करेंगे, ये balance sheet के नीचे note में लिखा जाएगा. Proposed dividend declare 10%. Where it is actually paid, then only it is recorded. अगर ये actual paid नहीं है, just declare है, तो ये record नहीं होगा. तो proposed dividend balance sheet में note के नीचे लिखा जाएगा. हो गया. Then I provide income tax. Income tax के 2 effect. First one is a less tax. लिखो P&L less tax. Okay, income tax paid कर रहे हो ना इसके लिए. और दूसरा effect short term provision. Balance sheet के liabilities में short term provision. Then clear हो गया यहाँ तक. उसके बाद next one is what?
ट्रांसफर 2000 टू द जर्नल रिजर्व। हम लोग जर्नल रिजर्व में 2000 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करें तो ऐड इन जर्नल रिजर्व। अगर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है इट मींस इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होगा और जर्नल रिजर्व में ऐड होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड इन जर्नल रिजर्व, सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस पीएनएल, लेस फ्रॉम पीएनएल। जनरल रिझर्व म्हणजे रिझर्व्स अँड सरप्लस बॅलन्स शीट ह्याच्यात ऍड करायचं, राइट, बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व में ऐड होगा बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, बोला है क्वेश्चन में क्लियरली, राइट। एंड सेकंड इफेक्ट इज अ लेस फ्रॉम पीएनएल, और प्रॉफिट एंड लॉस में से ये माइनस होगा क्योंकि हम लोग इसको पेड कर रहे हैं, इसके लिए माइनस होगा। समझा? अकाउंटच्या खाली रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल कहाँ होता है बैलेंस शीट के, रिजर्व एंड सरप्लस में होता हा है। ते हाँ। पीएनएलच्या ह्याच्यात कुठे मायनस होणार? अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में ही पीएनएल वर्डिंग आएगा, उसमें से ही माइनस होगा, तो ये अच्छा। दोनों एडजस्टमेंट रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएंगे। Okay. फर्स्ट वन इज लेस फ्रॉम जर्नल रिजर्व, सेकंड वन सॉरी ऐड इन जर्नल रिजर्व, लेस फ्रॉम पीएनएल। मैं सम करूंगी ना तो ईच एंड एवरी पॉइंट वापस से एक्सप्लेन करूंगी पूरा। अच्छा ठीक है, नाउ लिसन, दिस इज अ फुल फ्लेज सम। जब ये पूरा सम रहेगा तो सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा लिखा, पीएनएल का फॉर्मेट लिखा एंड सारे नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में फर्स्ट सारे हेडिंग्स, देखो हेडिंग कैसे बनाएंगे नोट टू अकाउंट में, ये जो 1 2 3 4 है ना, दीज आर योर मेन हेडिंग्स, और जो नोट टू अकाउंट में हेडिंग बनेगी ना, सारे सब हेडिंग्स बनेंगे ए बी सी डी वाले। तो ए में शेयर कैपिटल, बी में रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ईच एंड एवरी हेडिंग वी हैव टू राइट डाउन, और हर एक के नीचे 4 से 5 लाइन छोड़ेंगे, मिनिमम 4 लाइंस, राइट। समटाइम इट इज आल्सो पॉसिबल दैट कि शेड्यूल ब्लैंक है, डेटा ही नहीं है, ओके, तो वो ब्लैंक रहेगा। और अगर आपको एकदम परफेक्ट चाहिए तो क्वेश्चन को पहले ही रीड करके डिसाइड करो कि कौन से पॉइंट है नहीं है। जिनको नहीं है कुछ भी, जैसे कि इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है तो वो नहीं लिखा तभी भी चलेगा, राइट ना। बट अगर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट होता है ना कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पूरे समय क्या है क्या नहीं है, तो बेटर ऑप्शन इज व्हाट, सब लिख दो। बट उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 7 to 8 लाइन छोड़ना क्योंकि उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स होते हैं। शेयर कैपिटल में भी 5 लाइंस चाहिए, बाकी सब में मिनिमम 4 लाइन छोड़ा तो इनफ है। अदर एक्सपेंसेस में मैक्सिमम लाइंस चाहिए। फिक्स एसेट्स में भी कैलकुलेशंस होते हैं, डेप्रिसिएशन रहा, कुछ एसेट्स परचेज किया तो वो हो सकता है, तो इन सब में थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, बाकी सब में नॉर्मली मिनिमम 4 to 5 लाइन छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पूरा फॉर्मेट बना के लिया, अब हम लोग बस पोस्टिंग करेंगे। अब देखो पोस्टिंग कैसे करेंगे, लाइन में स्टॉप, जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनको हम लोग आउटर में लिखेंगे, और अगर एडजस्टमेंट है तो उनको कहाँ पे लिखेंगे, इनर में लिखेंगे। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने अमाउंट का सेपरेट कॉलम नहीं बनाया, मैं अमाउंट उसी में साइड में लिख दूंगी लाइन ड्रॉ करके, उसी शेड्यूल में, ठीक है ना। चलो करें, पहला वाला क्या है हमारे पास, स्टॉक है। स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक है ना। ओपनिंग स्टॉक जाता है चेंज इन इन्वेंटरीज में, तो देखो चेंज इन इन्वेंटरी यहाँ पे है, तो यहाँ लिखा ओपनिंग स्टॉक। ऑब्वियसली इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है, राइट ना, तो एडजस्टमेंट्स है तो उसको हम लोग इनर में लिखेंगे। कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ मुझे, 12,500। यस 12,500 डायरेक्टली लिखा, कॉलम समझ में आएगा उस टाइम, ठीक है। उसके बाद इनर में लिखा, देन परचेस एंड सेल, परचेसेस जाएगा परचेस में, परचेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो देखो परचेसेस कहाँ पे, यहाँ पे परचेस है, मतलब बोलो कितना परचेसेस है, 34,500। 34,500 इनर में लिखा। उसके बाद वेजेस, हाँ सेल्स जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे नो एडजस्टमेंट आउटर में लिखेंगे 40,000 आउटर में लिखा, राइट है। उसके बाद एडजस्टमेंट आहे, सेल्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो 40,000 इनर में लिखा। नेक्स्ट वन वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नो एडजस्टमेंट आउटर में लिख सकते हैं, कितना अमाउंट 5,000। नेक्स्ट वन डिस्काउंट यहीं पे आएगा कितना 700 और इनकम भी तो जाएगा अदर इनकम में, कितना अदर एक्सपेंस मध्ये येणार ना ते डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट अदर एक्सपेंस में आएगा। डिस्काउंट को अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड है और वो 700 है, और दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 500। नेक्स्ट वन सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अमाउंट बोलो 750। स्केल यूज करो। नेक्स्ट वन, उसके बाद रेंट एक्सपेंसेस है अदर एक्सपेंसेस में, कितना 495। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस है, यहीं पे जाएगा कितना 1,705। नेक्स्ट सरप्लस अकाउंट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, तो पीएनएल में जाएगा, देखो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं पीएनएल का लास्ट ईयर का बैलेंस प्रॉफिट, कितना अमाउंट है इसका है
ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस है। 1500। अच्छा अभी यहाँ ध्यान दो 2 मिनट के लिए। 1503 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रॉफिट ही क्यों है। सरप्लस अकाउंट मतलब प्रॉफिट से, इसलिए वो लिखा है रिजल्ट सरप्लस में। सेकंड इसका अमाउंट चेक करो, कौन सा कॉलम है, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो ऑल क्रेडिट बैलेंसेस से क्रेडिट है मतलब ये प्रॉफिट है। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो ये लॉस होता था, तो इसको ब्रैकेट करते थे, लिखेंगे यहीं पे बट ब्रैकेट आता था। एंड दिस इज योर लास्ट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलेगा, फिर वो इसमें ऐड किया जाता है। मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बोलते हैं ओपनिंग प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करेंगे, टोटल में से एडजस्टमेंट्स करेंगे, लेस फ्रॉम रिजर्व, प्रोविजन जो भी है वो सब यहाँ से, इंटरिम डिविडेंड ये इसमें से माइनस होगा। क्लियर? एंड देन अमाउंट आउटर में आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सरप्लस अकाउंट इज अ P&L क्रेडिट बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज अ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। फिर आया इंटरिम डिविडेंड पेड। अगर इंटरिम डिविडेंड पेड करें तो माइनस करना चाहिए किस में से? रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब P&L में से। ध्यान दो, ये P&L का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट ऑफ व्हाट? करंट ईयर, जो आपको ऊपर से मिलेगा। इनका आएगा टोटल यहाँ, इसमें से माइनस करेंगे इंटरिम डिविडेंड। क्लियर हो रहा है? और एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का बैलेंस है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसमें हम लोग करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, दोनों का टोटल, और उस टोटल में से इंटरिम डिविडेंड माइनस होगा। और इंटरिम डिविडेंड कितने का है? 900। माइनस करना है, बस ब्रैकेट कर दो। देन समझा कि नहीं समझा? उसके बाद इंटरिम डिविडेंड के बाद नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल जाएगा शेयर कैपिटल में, बट शेयर कैपिटल में आपको पता है पहले क्या लिखना चाहिए था? ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपलसरी, कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो। फिर आएगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट? पेड अप कैपिटल। उसमें आएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स है दिया है क्वेश्चन में? 1000 नंबर ऑफ शेयर ऑफ 10, तो ऑब्वियसली 1000 इक्विटी शेयर ऑफ या तो @10 ईच। तो 1000 इंटू 10 कितना होने वाला है? 10,000। आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो आउटर में लिख दिया। ठीक है। कैपिटल के बाद नेक्स्ट वन है डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स मींस ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग लिखेंगे डेटर्स। कितना अमाउंट है? 3750। एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला, इसलिए इधर में लिखा। क्रेडिटर मींस ट्रेड पेएबल, तो क्रेडिटर में जाएगा, क्रेडिटर जाएगा ट्रेड पेएबल में। हाउ मच? 1750। 750, जो कि आउटर में लिखा। आफ्टर दैट मशीनरी। मशीनरीज हमारे लिए पूरे के पूरे एसेट्स है ना? तो मशीनरीज जाएगा हमारे लिए फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल में। मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डिस्प्ले इधर में लिखेंगे 2900। यस 2900। नेक्स्ट वन मशीनरी के बाद कैश, ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो कितना है? 1620। नेक्स्ट वन रिजर्व फंड। रिजर्व फंड पे हमारा रिजर्व का बैलेंस है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे हेडिंग्स रफ कर रही हूँ, ये आपको जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये नहीं है कुछ भी, तो मैंने हेडिंग रफ किया है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना बोलो? 11,550। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, कोई फॉर्मेट है देखो सीधा बैड डेब्ट्स लिख दिया। अगर हमारे पास न्यू बैड डेब्ट्स है, न्यू एडेड है, तो पूरा फॉर्मेट यहीं पे लिखेंगे, उसमें पोस्टिंग करेंगे इनर में एंड कैलकुलेशन आउटर में। बैड डेब्ट्स कितने का है? 483 का बैड डेब्ट्स है। डन? समझा? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट टेकिंग इनटू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अभी एडजस्टमेंट्स, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग अ 2 इफेक्ट। हर एक एडजस्टमेंट्स को कितना इफेक्ट है? 2 इफेक्ट है। स्टॉक 30,000, तो जो भी हमारा स्टॉक है 30,000 का, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, फर्स्ट वन इज इन्वेंटरी में जाएगा, तो इन्वेंटरी में लिखेंगे स्टॉक कितना अमाउंट है? 30,000। और इसी का दूसरा इफेक्ट चेंज इन इन्वेंटरीज में माइनस, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट है इसका 30,000, ये माइनस करेंगे और ऑब्वियसली बैलेंसिंग आउट में लिखेंगे 12,500 माइनस 30,000 17,500। डन? समझा? नेगेटिव है तो नेगेटिव का ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट का साइन करना चाहिए, दैट इज 17,500 नेगेटिव है मतलब ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। ये क्या होगा? हमारे लिए इन्वेंटरी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद परचेस इंक्लूड 500 परचेस ऑफ मशीनरी। परचेस में मशीनरी परचेस इंक्लूड है, तो लेस फ्रॉम परचेस पहला इफेक्ट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेस परचेस ऑफ व्हाट? मशीनरी। और वो परचेस ऑफ मशीनरी 500 का था, माइनस हो जाएगा, अमाउंट कितना आएगा? 34,000। डन? समझा? ओके, अभी इसका दूसरा इफेक्ट ऐड इन मशीनरी, फिर हम लोग लिखेंगे ऐड परचेस ऑफ मशीनरी। 500 का एडिशन कर रहे हो तो कितना हो गया? 3,400। 3,400।
राइट, हो गया दोनों इफेक्ट। नाउ ऑन 31st March 2017 गुड्स वर 3000 वर सोल्ड टू द कस्टमर। हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया कस्टमर को एंड ही हैज टेकन अवे द गुड्स बट नो एंट्री हैज बीन ऑर्डर्ड। तो 3000 हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया कस्टमर को, तो दिस इज नोन एज अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स व्हाट, एडिंग सेल्स। तो यहाँ पे आएगा ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने का अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलो? 3000 का हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आता है? 43,000। कुछ डाउट है इसमें? पक्का? ओके, इसके बाद ये 3000 और कहाँ पे जाएगा? अनरिकॉर्डेड सेल्स है ना, तो एडिंग डेटर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स और अमाउंट कितना है इसका? 3000। तो टोटल बनेगा 6750। आई होप नो डाउट। उसके बाद प्रोवाइड इनकम टैक्स 3000। इनकम टैक्स से ध्यान दो, इनकम टैक्स का पहला इफेक्ट आता है मेन फॉर्मेट में। दिख रहा है आपको? फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से पता है। इनकम्स है, एक्सपेंसेस है। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो यहाँ आएगा। इसमें से हम लोग एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, जो हमारे रेगुलर लॉसेस नहीं है, कभी तो होते हैं, वो सब माइनस होगा। फिर मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड लेस टैक्स में इसका इफेक्ट आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स देखो जरा, 3000 ना, तो 3000 आया यहाँ पे, राइट है। ओके, और 3000 का दूसरा इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब हमारे लायबिलिटी वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और अमाउंट आएगा 3000। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा? ऑल इफेक्ट्स आर डन। ट्रांसफर टू रिजर्व बोला है, क्या बोला गया? ट्रांसफर 2000 टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो पीएल में से माइनस रिजर्व्स में ऐड। ओके, रिजर्व फंड बोला है, रिजर्व फंड में, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं बोलो? 2000 ना, तो 900 में माइनस करने का था तो ब्रैकेट किया, 2000 में ट्रांसफर करना है तो यहाँ से माइनस है, माइनस के लिए ब्रैकेट, एंड दिस इज ऐड इन रिजर्व फंड, मतलब रिजर्व सरप्लस में ऐड होगा। तो क्या लिखेंगे? ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व फंड और कितना? 2000। 11,000 कितना था? 550 था, इसमें 2000 ऐड कर दिया, टोटल कितना हो जाएगा? 13,500। 550 डन। समझा कैसे किया? रिजर्व्स का इफेक्ट समझा? मतलब एक ही शेड्यूल में प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है और अदर रिजर्व्स में ऐड हो रहा है, मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम लोग बाकी रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिसमें ट्रांसफर करें उसमें ऐड और पीएनएल में से माइनस। लॉजिक समझना? अब करेंगे क्लोजिंग। देखो पूरा पोस्टिंग क्या, इसमें कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ टैक्स लिखा, बाकी कुछ भी नहीं। अब नोट टू अकाउंट में जाएंगे, पोस्टिंग करेंगे रिजर्व सरप्लस को छोड़ के, मतलब टोटलिंग कर देंगे सारा। चलो टोटलिंग कर लेते हैं। 10,000 किसका टोटल था? शेयर कैपिटल का। रिजर्व सरप्लस को छोड़ दो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्रेडिटर भी सिंगल था, जो टोटल हो रहा है उसको डबल अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे भी डबल अंडरलाइन, राइट। ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, और कुछ नहीं है। इनर का सब आउटर में ले लो, अगर नहीं है तो इनर आउटर हो गया। यहाँ पे भी 43,000, यस और नो। यहाँ पे 500, यहाँ पे 34,000 एक ही था, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया 17,500, इनका टोटल करो 5,750। यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पे टोटल कर दो। Uh, 3,380। सही है, 83 हो गया टोटल। अब हम लोग टोटल लिखेंगे मेन फॉर्मेट में। शेयर कैपिटल में कितना चेक करो, 10,000 इनर में लिखा, रिजर्व सरप्लस नहीं पता, छोड़ दो उसको। देन यहाँ लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है ना? नहीं। उसके बाद ये नोट टू अकाउंट के लिए एक कॉलम चाहिए हम लोगों को कंपलसरी। शेयर कैपिटल का टोटल 10,000 था, रिजर्व सरप्लस में कुछ नहीं था, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन प्रोविजन कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, ट्रेड पेबल है, कितना है बताओ लाइन में अभी? 1,000 सब इनर में लिखेंगे। अदर करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है 3,000। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कितने का है? 3,400। 3,400, वो भी टैंजिबल है, तो टैंजिबल के सामने लिखो 3,400, इंटैंजिबल में कुछ नहीं, नॉन करंट नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, ये भी नहीं। अगर होता तो सब टोटल यहाँ लिखते हैं, राइट। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, इन्वेंटरीज है 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 6,750, राइट है ना। फिर कैश ऑन कैश इक्विपमेंट 1,620 और कुछ डायरेक्टली सीधा बस कुछ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डैश करके छोड़ दिया। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 43,000 इनर में, अदर इनकम 500, राइट ना। इनका टोटल करने वाला स्प्लिट अंडरलाइन किया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कुछ नहीं है, परचेसेस में कितना है बोलो?
34,000 34,000 राइट। चेंज इन इन्वेंटरी में 17,000 बट नेगेटिव है तो प्लीज उसको ब्रैकेट करो, यहाँ पे ये माइनस करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट में 5,750, फाइनेंस में कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं, एंड 3,383 डन। इनका टोटल आउटपुट में लेंगे। समझा क्या किया? देखो सबसे पहले फॉर्मेट लिखा, नोट टू अकाउंट लिखा, पूरा पोस्टिंग क्या नोट टू अकाउंट है, पोस्टिंग होने के बाद सबको टोटल क्या रिजल्ट एंड सरप्लस को छोड़ के सारा टोटल अपने अपने फॉर्मेट के सामने लिख दिया, अपने अपने हेडिंग्स के सामने। अब आप पहले क्लोज करेंगे P&L, ओके, क्योंकि हम लोग को उसका नेट प्रॉफिट चाहिए, जो नेट प्रॉफिट रिजल्ट एंड सरप्लस में जाएगा, एंड देन वो शेयर कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट टैली होगा। समझ में आया? तो करो इनका टोटल कितना आ रहा है? 43,500। यस 43,500 आया, जिसको हम लोग आउटर में लिखेंगे 43,500। अभी इनका सबका टोटल करो, बट 17,500 माइनस करो। 34,000 माइनस 17,500 प्लस 5,750 प्लस 3,383 25,633 राइट है। ये एक्सपेंसेस है, ऊपर वाले इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करो प्लीज। $867 इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। 17,000 अच्छा 17,000 है, सॉरी 17,000 867। हाँ, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ भी नहीं है, डैश किया, तो जो भी मिलेगा 17,867 इज नोन एज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स है 3,000 का, करो माइनस 14,867 राइट है। नाउ दिस इज योर प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में जाएगा। देखो ऑलरेडी जगह छोड़ा है हम लोगों ने, 14,867 समझ लो। करो इनका टोटल 16,370। ओके 16,370 में से ये 900 एंड 2,000 माइनस करो, 13,470। ये आएगा 13,470, वो हो गया P&L का बैलेंस, एक्चुअली प्रॉफिट। अब ये 13,470 एंड 13,350 टोटल 27,020। 27,020 ये रिजर्व सरप्लस का टोटल हुआ। वो रिजर्व सरप्लस का टोटल यहाँ लिखेंगे 27,020। अब टोटल देखो बैलेंस शीट का 1 2 3 3 मेन हेडिंग है, तो तीनों का टोटल आउटर में 1 2 और 3, तो आउटर में 3 हेडिंग आएगा। इसका टोटल 37,020, यहाँ कुछ नहीं, इसका टोटल 4,750 बराबर है। करो इन दोनों का टोटल 37,020 प्लस 4,720 41,770। गुड। उसके बाद फिक्स एसेट्स में हो गया, ये भी हो गया, यहाँ कुछ है। अभी इनका टोटल कहाँ है? दैट इज फॉर 3,400। अभी इनका टोटल 38,370। समझा? अब इन दोनों का टोटल 41,000। हाँ तेज आया राइट, 41,770 देखो। ये 1 2 एंड 3 का टोटल लायबिलिटी, 1 एंड 2 एसेट्स का दोनों का टोटल एसेट्स हो गया बैलेंस शीट टाइम। समझ में आया कैसे करना है पूरा सम? मतलब एक्चुअली सम इजी है, बस लेंदी है, और इसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपके इफेक्ट याद होने चाहिए, बराबर ना। मतलब जो जो इफेक्ट हम लोगों ने डबल इफेक्ट देखे, रिजल्ट सरप्लस कहाँ जाता है, ट्रांसफर रिजर्व कहाँ जाता है, इसके सारे इफेक्ट्स याद होने जरूरी है। स्टॉप करो।